बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत गरीब था। मेरी टीचर मुझे मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाती। एक दिन टीचर ने मुझे चाय में फटकड़ी मिलाकर पिला दी, जिसे पीते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, जो मंजर मैंने देखा, तौबा तौबा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक ऐसी जगह पे पाया जहाँ होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं कितनी देर सोचता रहा कि मैं कहाँ हूँ और क्यों, ऐसा क्या हुआ। मेरा सर इस कदर दर्द कर रहा था कि कितने ही पल में गायब दिमागी से छत को घूरता रहा। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि जिसकी वजह से मैं खुद को ऐसी जगह पे तसव्वुर कर सकता। जहाँ तक मुझे याद नहीं आया, अपने उन घर में था। मेरे साथ क्या हुआ था मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे जिस्म में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया मेरे साथ। मेरा सारा जिस्म इस कदर तकलीफ में मुबतला, इस कदर जो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, जो मेरा बुरा हाल हो रहा था। मेरे हवास मुअत्तल हो चुके थे। आस्ता आस्ता जब मेरे हवास बेदार हुए तो जो मंजर मैंने देखा और जो मुझे समझ आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हैरत थी, जिस्म थे उठता दर्द और मौजूदा जगह ने मुझसे मेरी रूह तक छीन ली। मुझे सब याद आ गया इस वक्त, जो कुछ मैं सोच सकता था। अगर वाकई ऐसा हो चुका था मेरे साथ तो मेरा जिस्म नकारा हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। मेरा तल्लुक एक नहायत ही गरीब घराने से था। मेडिकल का तालिब इल्म था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल कर रहा था। 10वीं तक तो मैंने जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई मुश्किल थी। इसके लिए मेरे अच्छे नंबर लेना बहुत ज़रूरी था। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि इसके मोहल्ले में एक टीचर पढ़ाती है जो बच्चों को मुफ्त में तालीम देती है। मेरे लिए ये बेहद खुशी की बात थी। मैंने इनसे रब्ता किया, लेकिन उन्हें देख के मैं हैरान रह गया। वो बेहद खूबसूरत थी। ज़िंदगी में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि मुझे कोई लड़की पहली ही मरतबा इतनी अच्छी लगी। फ़ीस का इंतज़ाम नहीं कर सकता था। उन्होंने खुशी से और खुश दिली से मुझे पढ़ाने के लिए हामी भर ली। मैं बहुत खुश था। मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ख्वाब इतनी आसानी से पूरा हो सकता है। मैंने वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया और टीचर जितनी खूबसूरत थी मुझे उतनी ही मशकूक भी लगती। उनकी आंखों में अक्सर नमी रहती, वो उदास लगती। मुझे इनके पास जाते हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। मेरी इनसे अच्छी खासी दोस्ती होगी। वो मेरे बारे में सब कुछ ही जान चुकी थी। एक दिन जब मैंने इनके घर में पढ़ने के लिए गया तो मुझे इनके घर से किसी मर्द के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं समझ नहीं पाया था कि यहाँ क्या चल रहा है। टीचर ने तो यही कहा था कि वो इस घर में अकेली रहती हैं। मुझे बाहर खड़े रह के तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने हिम्मत की और खिड़की के अंदर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर जाकर जो कुछ भी मैंने सुना, इसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू किया था और इतनी जल्दी मेरे ख्वाब टूट गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे अब अच्छे से समझ आ चुकी थी कि टीचर मुफ्त में तालीम क्यों दे रही है, और वो भी सिर्फ लड़कों को, और लड़के भी ऐसे जो 10वीं या 12वीं के तालिब इल्म थे। मैं इस दिन वहाँ से वापस आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। टीचर ने हमें धोखा दिया। हम समझ रहे थे कि वो हमारी मदद करने के लिए हमें मुफ्त में पढ़ा रही है, लेकिन असल में तो वो अपने मकसद को सर अंजाम देने के लिए सब कुछ कर रही थी। कुछ दिनों तक मैंने इनके पास जाना ही छोड़ दिया। शायद मुझ में इतनी हिम्मत बाकी नहीं थी कि अब दोबारा इनका सामना कर सकता। जाने क्यों, लेकिन मुझे इन पे गुस्सा आने लगा। एक दिन मैं ऐसे ही कॉलेज से वापस आकर सो गया। अभी सोए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं हैरान था क्योंकि इस वक्त हमारे घर कोई भी नहीं आता था। मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरा दोस्त था। उसे अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि टीचर तुम्हारा पूछते हैं, तुम पढ़ने क्यों नहीं आ रहे। इसके बाद सुनकर मुझे इस दिन की सारी बातें याद आने लगी। उस मर्द की आवाज़ें, इसके अल्फाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मैंने इसे कहा कि मुझे नहीं पढ़ना अब इनके पास, मैं खुद से तैयारी कर लूँगा, लेकिन वो अपनी बात पे डटा रहा। उसने कहा कि टीचर ने कहा है कि मैं तुम्हें लेकर ही आऊँ। चारों न चार मुझे उनके साथ जाना ही पड़ा, वरना शायद टीचर को शक हो जाता। मैंने खुद को पुरस्कून किया। मुंह हाथ धोकर मैंने बैग उठाया और इसके साथ चला गया। टीचर के पास पहुंचकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरा दोस्त भी मुझे टीचर के पास छोड़कर जा चुका था। मुझे हैरत हुई कि कोई भी नहीं है और मैं वहाँ अकेला था। कुछ पल के लिए मैं वाकई डर गया था, घबरा गया था। उस दिन टीचर उस मर्द की सारी बातें सुन चुका था। शायद इस घबराहट और खौफ की वजह से यही थी। मैं वापस आने के लिए अभी मुड़ा ही था कि बोतल के जिन की तरह वहाँ हाजिर हुई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे हैरत का झटका लगा। एक झटके से अपना हाथ छुड़वाते हुए मैं इनसे दूर हुआ। मैंने हैरानगी से इनकी तरफ देखा तो वही सेन में रखी एक चारपाई पे बैठी जोर जोर से रोने लगी। इस तरह रोता देख के मैं तो डर गया था। अचानक वो इतनी बुरी तरह रोने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर क्या करूं। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते उसके पास गया तो मेरा हाथ पकड़कर मजीद हिचकियाँ लेकर रोने लगी।
अब मुझे वाकई परेशानी होने लगी थी, आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि वो इस तरह रो रही है। अभी मैं पूछने वाला था कि मैंने इन्हें कुछ कहते सुना। जो अल्फाज उन्होंने अदा किए वो सुन के मेरा दिमाग ही सुन्न होने लगा। मैंने एक झटके से उनका हाथ छोड़ा और इनसे कुछ कदम दूर हो गई। उन्होंने रोते रोते चेहरा चेहरा उठाकर मुझे देखा तो उनकी आंखों में इल्तिजा थी। लेकिन जो बात वो कह रही थी वो तो मैं मरकर भी नहीं कर सकता था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी भी क्या मजबूरी है इनकी जो इतना घिनौना काम करने के लिए कह रही हैं। खुद पर काबू पाके मैं वहाँ से चला आया। सारी रात आंखों में ही गुजर गई। बार बार मेरे कानों में उसके जुमले गूंज रहे थे। हैरत के साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा था। तो मैं इन्हें पढ़ी लिखी सुलझी हुई बाकरदार लड़की समझता था, लेकिन वो क्या कर रही थी, क्या कह गई, सोच सोच के मेरा दिमाग खराब होने लगा। बड़ी मुश्किल से सब सोचों को दिमाग से निकालते हुए मैंने खुद को पुरस्कून लिया और सो गया। मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर हालत में पाया। कॉलेज के लिए तैयार होकर मैं कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में भी सारा दिन मैं बस इसी एक बात को सोचता रहा। सोच सोच कर मेरे दिमाग की रगें फटने के करीब थी। मैं जल्द अज जल्द कॉलेज से वापस चला जाना चाहता था और इसीलिए मैं वहाँ से निकला और मेरा वही दोस्त मुझे दोबारा मिला। आज फिर उसने टीचर का पैगाम दिया। इसकी बात सुनकर मुझे फिर से गुस्सा आया। उससे तो कुछ ना कह सका, लेकिन अब टीचर से दो टोक बात करना ज़रूरी हो गया था। मैं कॉलेज से निकला तो सीधा टीचर के घर पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैंने मुश्किल से खुद पर काबू रखा। वो बाहर आई तो उन्होंने मुझे बैठने का कहा। मैं चुपचाप बैठ गया। उन्होंने दोबारा ही वही बात की तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ और फिर मैं चुप ना रह सका। आपको शर्म आनी चाहिए, कैसे बातें करती हैं आप मेरे साथ। मैं उम्र में आपसे 2 साल छोटा हूँ और आपको ज़रा शर्म नहीं आती। ये बात कहते हुए ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी इस हद तक गिरने को तैयार हैं। मैंने गुस्से से पूछा तो मुझे देखकर रोने लगे और फिर रोते रोते ही उन्होंने मुझे सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर मुझे हैरानगी आन घेर लिया। वो इतनी तकलीफ में थी और मैं ना जाने क्या क्या सोच बैठा। मैंने इनसे सोचने का वक्त मांगा। उन्होंने मुझसे वादा ले लिया कि मैं इस बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। उनकी मजबूरी समझते हुए मैंने इस बात की हामी भर ली कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं खुद भी इस हालत में नहीं था कि इस बारे में किसी को कुछ बता पाता। फिर आकर मैं अपने कमरे में बंद हो गया। ये काम बेहद मुश्किल था और शायद गैर कानूनी भी। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं वादा कर चुका था, इसलिए किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। अगर मैं ये काम कर भी लेता तो शायद मेरा ज़मीर मुझे हमेशा मलामत करता रहता कि मैंने ये क्या कर दिया। सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। सब कुछ वक्त पर छोड़ के मैंने खुद को नॉर्मल किया और सोने के लिए लेट गया। मेरी आंखें खुली तो अम्मी अपने सामने पाया। उन्होंने बताया कि मेरा दोस्त आया था और पैगाम दे गया कि मेरी टीचर ने मुझे फ़ौरन घर बुलाया। ये बात सुनकर मेरे हाथ पैर फूलने लगे। मैं तो सब कुछ वक्त के हवाले करके सो गया था और सुबह उठते ही मुझे ये झटका मिला। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी क्यों बुला लिया उन्होंने। मैं तो उनसे सोचने का वक्त मांगा था। फिर उसे अचानक तैयार होकर मैं टीचर के घर पहुंचा तो आज फिर वही मर्द खड़ा टीचर पर चीख रहा था जिसे मैंने उस दिन देखा था। उस दिन मैं हकीकत से अनजान था, लेकिन आज मैं हकीकत से वाकिफ था। मुझे सब समझ आ गया कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया। मैं वहाँ पहुँचा तो टीचर ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और इनकी इस हरकत पर मैं खुद भी बौखला गया था। सामने वाले की नज़र हमारे हाथ पर थी। प्लीज़ जो मैंने कहा था वो कर लो, इसके सामने वो सब कुछ बोल दो। मैं वादा करती हूँ सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। बस एक मरतबा मेरी इस शक से जान छुड़वा दो। उन्होंने मन्नत भरे लहजे में कहा तो मुझे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी और फिर मैंने सब कुछ रटे रटाए सबक की तरह दोहरा दिया जो कुछ टीचर ने कहने को बोला था। मेरी बात सुनकर यकीनन सुनने वाले को हैरत हुई थी, इसलिए वो आंखें फाड़ मुझे देख रहा था। इसकी आंखें और इसके चेहरे के तासर से साफ ज़ाहिर है कि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कोई लड़का अचानक इसके सामने डट कर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके अगले लम्हे अमल पर यकीनन मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। वो अचानक से सरप्राइज अंदाज में मुस्कुराना शुरू हुआ और मेरे टीचर के चेहरे पर भी वैसी मुस्कुराहट थी जैसे कमाल महारत से छुपा गई थी। लेकिन फिर मैं वो सब कुछ देख चुका था। मुझे हैरत हुई कि आखिर वो दोनों ऐसा क्यों मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही मैंने अपनी नज़रें मुकम्मल तौर पर टीचर पर मरकूज़ की तो फिर से रोने लगी। मुझे लगा शायद मुझे ही कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि इनकी तकलीफ़ इनके आंसू में जूटे तो हरगिज़ नहीं लग सकती। लेकिन फिर भी ऐसा तो ज़रूर था जो गलत था। अपने फैसले से खुश तो मैं पहले भी नहीं था, लेकिन अब मुझे शक होने लगा। वो आदमी वहाँ से चला गया। टीचर फिर से रोने का शुक्र फरमाने लगी। या तो वो एक बेहतरीन अदाकारा थी या फिर वाकई इतनी तकलीफ में थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक तरफ मुझे लग रहा था कि मैंने एक मासूम की जान बचाई, मेरा रास्ता और तरीका गलत ही क्यों ना हो, जबकि दूसरी जानब मेरा दिमाग इस कश में
मुबतला था कि शायद जो कुछ हुआ वो गलत है, सब झूठ था, धोखा था, मैं फैसला नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा। घर आकर मेरा दिमाग बस एक ही चीज़ में अटका रह गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कर चुका हूँ, क्या करने वाला हूँ। वालिदैन से छुप कर क्या जानने वाला फ़ैसला जहाँ मुझे शर्मिंदगी में घेरे हुआ था, वही मैंने खुद भी इस फैसले पर मुतमिन नहीं हो पा रहा था। टीचर की बात मानने के लिए मैंने 1 हफ्ते का वक्त ले लिया और फिर मैंने वो पूरा 1 हफ्ता ना किसी से बात की और ना ही सुकून से सोया। मेरा ज़मीन मुझे मलामत करने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद मुझे वापस टीचर का पैगाम मिला तो आखिर वो वक्त आन पहुंचा जिससे बचने के लिए मैं दूर भाग रहा था। बिला आखिर वो वक्त आन पहुंचा। बहुत मुश्किल से अपने ज़मीर को सुलाते हुए टीचर के घर पहुंचा तो वहाँ जाके मुझे एक मरतबा फिर से नए सिरे से हैरत का सामना करना पड़ा। वहाँ मुझे लोग देखकर मेरे हवास मुअत्तल हो चुके थे। मेरे लिए वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। खुद को संभालते हुए मैं अंदर दाखिल हुआ तो सीधा टीचर के कमरे में चला गया जहाँ वो दुल्हन बनी बैठी थी। उन्हें यूं देखकर मुझे दोबारा झटका लगा। हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इनके रंग बता रहे थे कि मैं अपने साथ कितना गलत कर बैठा हूँ। मैंने सवालिया नज़रों में टीचर को देखा तो वो भी मुझे देखकर फिर से बेकाबू होने लगी। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, कोई राय फरार नहीं थी। प्लीज़ मेरी बात मान कर सिर्फ एक मरतबा मेरी इस आदमी से जान छूट जाएगी, इसके बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँगी। वो रोती हुई मेरी मिन्नतें करने लगी तो मैं बेबस हो गया। मैंने इनकी बात मान ली और हमारा निकाह हो गया। लेकिन न जाने क्यों मुझे वहाँ मौजूद हर शख्स ही मशकूक लग रहा था। लेकिन टीचर की हालत और आंसू के पेश नज़र मैंने ये कड़वा घूंट भरने के लिए हामी भर ली। निकाह हो गया, लेकिन वहाँ सब लोग टीचर की तरफ से थे। जो चीज़ अजीब लग थी वो ये थी कि आज से पहले मैंने वहाँ कभी कोई नौकर नहीं देखा था, लेकिन आज वहाँ नौकर जो गवाह के तौर पर मौजूद थे, ये बात काबिल गौर थी। लेकिन शायद अब तीर कमान से निकल चुका था। मेरा निकाह टीचर से हो चुका जिसको मैं अभी तक कबूल नहीं कर पाया था। जब अचानक से एक नया बम मेरे सर पे रखा गया। जिस घर में इतने अरसे से पड़ा था वो घर असल में इसी आदमी का था। टीचर का घर दूसरी जगह पर था और आज की रात मुझे इसी टीचर के साथ गुजारनी थी क्योंकि हमारा निकाह हो चुका था। मैंने टीचर को देखा तो उन्होंने मुझे आंखों से ही इल्तिजा या इशारा किया कि मैं ये बात मान लूँ। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अजीब हालत थी, जैसे बुरी तरह से मैं फंस चुका था। अभी हम लोग निकलने ही वाले थे कि मेरा वही दोस्त भागता हुआ मेरे पास आया। उसने आते ही एक पल के लिए वहाँ मौजूद सब लोगों का रंग उड़ा दिया। मेरी टीचर भी मेरे दोस्त को अजीब नज़र से देख रही थी। जब अचानक से चंद पुलिस वाले भी इसके पीछे भागते हुए आए और देखते देखते वो लोग मेरे दोस्त को साथ ले गए। मुझे वजह जानने का मौका भी ना मिला। मैं इसके पीछे जाना चाहता था। इससे पहले कि मैं इसके पीछे जाता उस आदमी ने हमें घर से निकलने का कहा। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। वो मेरा बचपन का दोस्त था और मैं जान भी नहीं पाया था कि आखिर वो लोग इसे क्यों और कहाँ ले गए। मेरी टीचर इस आदमी से इल्तिजा करने लगी कि आज की रात वो हमें वहीं रहने दे, लेकिन इस आदमी ने कहा कि वो हमें यहाँ नहीं रहने देगा। इसका घर था, वो निकाल चुका था। मेरी टीचर रोने लगी, मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर आ गई। अब मसला ये था कि मैं इन्हें अपने घर में नहीं ले जा सकता था। जो कुछ भी हुआ था इस सब का इल्म मेरे वालिदैन को हरगिज़ नहीं था, और अगर इन्हें पता चल जाता तो शायद वो मुझे कभी भी माफ़ ना करते। इनके इल्म में लाए बिना ही मैं मामले को ख़त्म करना चाहता था। मैंने साफ लफ्ज़ों में टीचर को मना कर दिया कि मैं इन्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। मेरी बात सुनकर आज फिर वो इसी मशकूक अंदाज में मुस्कुराने लगी। मैं समझ नहीं पाया वो इस तरह मुस्कुराती क्यों है। वो मेरी बात पर तंजिया मुस्कुरा रही थी या कोई और वजह थी। इस वक्त मेरा सर दर्द से फटने के दर पे था। टीचर ने कहा सिर्फ आज की तो रात है और आज की बात। इसके बाद वो मुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाई दी। उन्होंने बताया कि जो घर उन्होंने इस आदमी को गिरवी रखवाया था वो ये नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कदरे मुख्तलिफ जगह है। मेरा सर भी दर्द से फटे जा रहा था, इसलिए मैंने इनसे कहा कि जहाँ भी जाना है बस चलें, मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। वो मुझे देखकर पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराई और फिर मेरा हाथ पकड़ती वहाँ से चल पड़ी। एक चीज़ जो मैंने नोट की थी वो ये थी कि जब भी वो मेरा हाथ पकड़ती मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई तूफान ज़रूर आता। इसलिए मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया इसलिए मैंने एक ही झटके से अपना हाथ छुड़वा लिया, लेकिन वो फिर से मुस्कुराती रही। वहाँ से हम लोग एक रिक्शे में बैठे। गांव में इसके अलावा और कोई सवारी मुयसर नहीं थी। 2 घंटे की मुसाफत के बाद रिक्शा एक कदरे सुनसान इलाके में रुका तो मैंने टीचर को देखा। उन्होंने कहा कि इन्हें इनका घर है। मैं सर हिलाता इनके पीछे चल दिया। वहां पहुंचकर सामने का मंजर तकरीबन मेरी पूरी आंखें बाहर आने को थी। मैंने हैरत से मुंह खुले टीचर को देखा तो वो
पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराती मुझे लिए इस घर में दाखिल हो गई। जैसे जैसे मेरे कदम बढ़ रहे थे मेरी आंखें फटती जा रही थी, जबकि दिमाग में झिमका सा होने लगा था। मैं अंदर गया तो टीचर ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब वो रवायती बीवियों की तरह मेरे लिए दूध लेकर आई तो मैंने पीने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती ना सिर्फ मुझे वो दूध पिलाया बल्कि मुझे सर दर्द की दवाएं भी खिला दी। आज की रात हमारी एक साथ आखिरी रात है। आज के बाद हम ना कभी मिलेंगे, तुम चाहोगे भी तो नहीं मिलेंगे। इनकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी और फिर आस्ता आस्ता मेरा सर भारी होने लगा था। शायद थकावट की वजह से मुझे अब चक्कर आने लगे थे। मैंने उनसे कह दिया कि भाई मुझे तो आराम करना है। वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई। वहाँ जाकर कमरा देखकर एक बार फिर मुझे हैरत हुई, लेकिन असल में तो मुझे ज़ोरदार झटका तब लगा जब टीचर ने फिर से कमरे में आकर कमरे को लॉक कर दिया और फिर कुछ ही देर में बेहोश हो चुका था। जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहाँ होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मेरे हवास बेदार हुए तो आस्ता आस्ता मुझे सब याद आ गया। पहचानने पर मुझे ऐसे लगा मैं इस एक हॉस्पिटल में था। पेट के नीचे होता दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर हुआ क्या। मैं कमरे में था तो कमरे से मैं यहाँ हॉस्पिटल कैसे पहुँच गया। मेरा दिमाग माफ हो रहा था, रगें फटने को थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। अभी मैं मज़ीद कुछ सोच ही पाता कि मुझे वहाँ एक डॉक्टर आता दिखाई दिया। कैसे महसूस कर रहे हो अब? डॉक्टर ने पूछा तो मैंने इनसे पूछा कि मुझे हुआ क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक सुनसान इलाके में बेहोश पड़ा हुआ था। वहाँ से गुजरते हुए एक आदमी ने मुझे वहाँ देखा तो मुझे सरकारी हॉस्पिटल में ले आया और मुझे पूरे 2 दिन के बाद होश आया। और सबसे अहम बात जिसने मुझसे मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही छीनी, वो बात यह थी कि मेरी एक किडनी निकाल ली गई थी। ये बात किसी बम की तरह मेरे सर पर गिरी थी। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न होने लगा था। इतना बड़ा धोखा दिया गया मुझे और मैं समझ ही नहीं पाया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। क्या किसी ने, और टीचर इनको क्या हुआ, वो कहाँ गई? कहीं उस आदमी ने तो ये सब नहीं किया? अभी मेरा दिमाग इन सोचों में ही उलझा हुआ था जब पुलिस के कुछ लोग अंदर दाखिल हुए तो उनके साथ वो सब लोग मौजूद थे जो उस दिन मौजूद थे, और टीचर भी जो बुरी तरह से रो रही थी। इससे पहले कि मैं इनको पहचानता कुछ बोलता मुझे टीचर की आवाज़ सुनाई दी। ये आज से 4 साल पहले का वाक़या है। मैं एक नाजायज़ औलाद थी, इसी वजह से घर वालों ने मुझे कबूल नहीं किया। ज़हीन होने की वजह से मैंने स्कॉलरशिप में पढ़ाई मुकम्मल की, लेकिन 4 साल पहले मेरी वालदा के इंतकाल के बाद लोगों ने मुझ पर गंदी निगाहें डालना शुरू कर दी। मुझसे मेरा घर छीन लिया और मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी। फिर एक दिन अचानक मैं इस ग्रोह से मिली। उन्हें एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत थी जो इनके काम में अहम किरदार अदा कर सके। और फिर तब से मेरा तल्लुक़ एक ऐसे ग्रोह से है जो जवान और नौजवान लड़कों को पढ़ाई का लालच देकर मुझे तक पहुंचाते हैं और फिर मैं अपनी दुख की दास्तान सुनाकर इन्हें हमदर्दी करने पर मजबूर कर देती। सब ऐसे ही झूठे निकाह के बाद लड़के को इसलिए जाते और लड़कों की किडनियां निकाल लेते। इस काम में बैरून ममालिक के बेहतरीन डॉक्टर और पुलिस भी शामिल थी। किडनियां बेचने के एवज में अच्छी खासी रकम मिलती और फिर हम पैसे लेने के बाद कहीं छुप जाते, क्योंकि इसके दोस्त को पहले ही सारी सच्चाई पता चल गई थी। वो असल पुलिस के हाथों पकड़े गए थे। हम लोग निकाह कर चुके थे लेकिन फिर भी पकड़े गए क्योंकि इस लड़के ने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था। टीचर के मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरा दिमाग ही घूम गया। इतना बड़ा धोखा दिया था इस औरत ने। पुलिस इन लोगों को लेकर मेरी किडनी मिल गई थी, लेकिन दोबारा ऑपरेशन भी अभी बहुत वक्त बाकी था। कहीं ना कहीं शायद मेरी गलती थी। मैंने भी लालच में आकर मुफ्त में पढ़ने का सोचा, जबकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि आजकल के दौर में कोई किसी के लिए भी कुछ मुफ्त नहीं करता। मुफ्त पढ़ने के चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी का सौदा कर गया था। आज 5 साल हो चुके हैं। आज मैं एक बेहतरीन डॉक्टर हूँ और अपने साथ होने वाले वाक़े से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा पहला सबक ही यही था कि किसी भी गैर इंसान पर बिला वजह तहकीक भरोसा नहीं करना चाहिए।